देखिए यहाँ से 5 और ये 5 हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लिए तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, और इसे भी हम सॉल्यूशन करके देखें। ये मैथ्स क्लास 10th का रियल नंबर पार्ट 6 है, यानी कि यह छठा वीडियो है जिसमें हम लोग आर डी शर्मा बुक को और एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग एक थ्योरम सीखेंगे। थ्योरम क्या कहा जा रहा है कि इफ ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर्स, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी कि ए का मान भी 0 से बड़ा होगा और बी का मान भी 0 से बड़ा होगा, सच दैट इस तरह के ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, देन प्रूव दैट, पहला कहा जाता है ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर। तो एब्सोल्युटली देखा जाए, पहले टर्म को समझते कि ए यहाँ पे डिवाइडेंड है और बी जो है यहाँ पे डिवाइजर है, और सम वैल्यू है, ये कोसेंट है यानी कि भागफल है किसी वैल्यू सी के लिए। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, ए इक्वल बी क्यू प्लस आर, यही यहाँ पे दिया हुआ है। तब ये बोला जा रहा है कि आप प्रूफ किसे कि डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, डिवाइजर ऑफ ए एंड बी यानी कि इसका डिवाइजर और फिर ये इसका डिवाइजर, इज ए डिवाइजर ऑफ बी एंड आर, यानी कि इसका भी डिवाइजर होता है और इसका भी डिवाइजर होता है। तो इसे हम प्रूफ करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एक कॉमन डिवाइजर ऑफ बी एंड आर, इसका जस्ट उल्टा, यदि बी और आर का जो कॉमन डिवाइजर है कोई भी, यानी कॉमन डिवाइजर है, वो जो होगा इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, यानी कि ए और बी का भी कॉमन डिवाइजर होगा। इसे हम लोग प्रूव करते हैं। सी इज ए कॉमन डिवाइजर ऑफ ए एंड बी, इसलिए C डिवाइड्स A implies A इक्वल C Q1, जहाँ Q1 बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। कहने का मतलब ये कि पहले इस सिंबल को हम लोग जानते हैं कि C डिवाइड्स A, यानी कि A इज डिविजिबल बाई C, यानी कि यहाँ पे R 0 है। तो सीधी सी बात है कि C जो है डिवाइड्स करता है, किसको डिवाइड्स करता है, A को। तो मान लीजिए कुछ कोसेंट Q1 आता है, तो किसी वैल्यू के लिए यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता है, 0। तो स्पष्टता यहाँ से हम लोग लिखेंगे A इक्वल सी क्यू 1, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है। एंड और फिर ये डिवाइजर B का भी है, तो लिखेंगे हम लोग C डिवाइड्स B, यानी कि B इज डिविजिबल बाई C। तो इम्प्लाइज हम लोग लिखेंगे B इक्वल C Q2 और Q2 बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स। अब हम लोग क्या है कि हम लोग जानते हैं कि A इक्वल बी क्यू प्लस आर, तो R इक्वल यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस बी क्यू। स्पष्टता हम लोग A की वैल्यू कितनी है, C Q1, तो A की जगह पे हम लोग लिखेंगे C Q1 और B की वैल्यू है C Q2, और यहाँ पे पहले से Q है तो Q हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ से हम लोग C कॉमन आउट लेंगे, तो यहाँ पे बचेगा Q1 माइनस Q2 इंटू Q, क्या, तो R इक्वल, यहाँ भी रिमाइंडर 0 है, यानी कि यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, 0 है, जो दिख नहीं रहा, तो हम लोग लिख सकते हैं कि C डिवाइड्स R। यही हमें प्रूफ करना था, और ये तो दिया ही हुआ है कि C डिवाइड्स B एंड C डिवाइड्स B गिवन। तो ये हमारा प्रूफ होता है कि कोई नंबर C डिवाइड्स A और B को पूरी तरह से विभाजित करता है, तो R और B को भी वो, यानी कि रिमाइंडर और ये B जो है डिवाइजर को भी डिवाइड करता है।
दूसरा पार्ट इसका हम लोग देखते हैं। लेट P be a common divisor of B and R। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि P डिवाइड्स B implies B इक्वल P R1। R1 क्या है? तो R बिलोंग्स टू सम इंटीजर्स है। R1 मैं क्यों लिख रहा हूं आगे इसको बताएंगे। एंड P डिवाइड्स आल्सो R। P डिवाइड R implies R equal P R2। R2 belongs to some positive integers। We know हम A इक्वल बी क्यू प्लस आर। तो देखिए B की वैल्यू कितना है? PR1 है। तो B PR1 और R की वैल्यू क्या है? PR2 है। P कॉमन ले लें तो B R1 प्लस R2 A इक्वल बचेगा, यानी कि P डिवाइड्स A एंड P डिवाइड्स B। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है P डिवाइड्स B। तो इस थ्योरम में हम लोग को यही प्रूव करना था। क्या करना था फिर से एक बार हम समझ लेते हैं। यदि E और B का कोई कॉमन डिवाइजर है तो वो B और R का भी कॉमन डिवाइजर होगा। फिर उल्टा हम लोगों ने क्या प्रूव किया? यदि B और R का कोई कॉमन डिवाइजर B और R का कोई कॉमन डिवाइजर P है तो वो A और B का भी कॉमन डिवाइजर होगा। इसे यही हमें प्रूव करना था। HCF ऑफ 117 और ये 45, यानी कि 117 और 45 का हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालते हैं। पहले हम लोग 117 का महत्तम समापवर्तक जैसे हम लोग निकालते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से, उसे हम निकाल रहे हैं। देखिए 45 ये 2 बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 90 और यहाँ पे 27। तो फिर इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नोट डाउन करते हैं, यानी कि उतार देते हैं। फिर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये 1 टाइम्स में जाएगा। फिर इसे हम लोग माइनस करेंगे तो 18 होगा और फिर यहाँ पे 27 लेके जाएंगे तो ये 1 में जाएगा और ये 18 होगा और ये क्या हो जाएगा 9 और ये फिर 18 और ये 2, कब तक? जब तक कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए। इसे हम थोड़ा अलजेब्रिक फॉर्म में देखते हैं। मान लेते हैं कि ये B है और ये A है, यानी कि B डिवाइड्स A। सम वैल्यू Q के लिए, जैसे यहाँ Q की वैल्यू 2 है तो हमने यहाँ पे Q मान लिया है। यहाँ पे कुछ कंटेंट C आता है, C1 ले लेते हैं। जैसे कि ये C1 मान लीजिए कि 90 आया है, तो यहाँ पे जो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? R बचेगा। फिर हम लोग क्या करते थे, यहां से इसको नोट डाउन करते थे। देखिए R जो है यहाँ पे क्या चला जाएगा? B। और ये मान लेते हैं कि ये Q2 के लिए, कुछ ये C2 वैल्यू के लिए यहाँ पे रिमाइंडर R1 आ जाता है। फिर ये जब तक 0 नहीं होता है तब तक फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर 27 को हमने यहाँ पे नोट डाउन किया, यानी कि R फिर यहाँ पे आएगा। किसी वैल्यू Q3 के लिए, यहाँ पे Q3 के लिए माइनस C3 पर ये वैल्यू आता है R2 और इसी तरह ये चलते जाता है जब तक कि Rn इक्वल 0 ना आ जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो स्पष्टता यदि हम लोग यहाँ पे लिखना शुरू करें तो 17 इक्वल 45 इंटू 2 प्लस 27। फिर यहां से हम लोग देखते हैं तो ये क्या है 45 है इक्वल, यानी कि देखिए यही 45
यहाँ पे आ जाता है 45 और यहाँ पे 45 इक्वल लिखेंगे 27 इंटू 1 प्लस 18। फिर यहाँ पे देखिए 27 इक्वल हम लोग लिखेंगे 18 इंटू 1 सॉरी हाँ 18 इंटू 1 प्लस 9। फिर यहाँ पे ये 18 आ गया। देखिए तो इतना के लिए हम लोग क्या लिखेंगे 9 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया तो हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हम लोग का HCF हो जाता है, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो जाता है HCF। तो कुछ ये जो है यूक्लिड डिवीजन मेथड द्वारा हम लोग HCF फाइंड आउट कर रहे हैं। इसी फॉर्म को ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे तो A इक्वल BQ प्लस R, और R की जो वैल्यू होगी ये R की जो वैल्यू होगी 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। R की वैल्यू जो होगा 0 से बड़ा होगा और R से छोटा होगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे B इक्वल लिखेंगे R Q2 प्लस R1। तो ये जो R1 होगा ये क्या होगा R से बड़ा होगा, यानी कि ये भी 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या R से छोटा होगा। फिर आगे हम बढ़ते हैं तो R इक्वल क्या होगा तो ये होगा हम लोग का R1 इंटू Q3 प्लस R2। तो क्लियरली 0 से बड़ा और R1 से एंड सो ऑन। कब तक होता जाएगा जब तक ये Rn बराबर 0 न हो जाए। इफ यहीं पर यदि R2 बराबर 0 हो जाए तो क्लियरली R1 ही HCF होगा। दोनों हम लोगों ने इसमें कंपैरिजन किया तो यही रिजल्ट आया। तो इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग कुछ सवाल बनाए कि 32 एंड 54 का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है। दो मेथड यूज करेंगे, एक यूज करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड और दूसरा करेंगे यूक्लिड डिवीजन मेथड। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड निकालने से बेटर यह है कि हम लोग पहले यहाँ पे निकाले। तो हम लोग कैसे निकालते थे ऐसे, यानी कि 54 में 32 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में जाएगा ये 1 बार में जाएगा। तो ये 32 हुआ, 4 माइनस 2 यानी कि 2 और 5 माइनस 3 इक्वल 2। फिर यहाँ से हम लोग 32 को लिखते थे और यहाँ पे 1 टाइम्स में चला जाएगा डिवाइड के बाद, तो फिर ये 0 होता था, ये 1 होता था। फिर ये 22 और फिर ये 2 टाइम्स में जाता था, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे हम लोग 10 लिखते थे और 2 5 10। ये तब तक करते थे जब तक ये हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, और जैसे ही 0 होता था तो हम लोग लिखते थे HCF किसका किसका, तो 32 और 54 का कितना आया है हमारा HCF 2। ये हम लोग का लॉन्ग डिवीजन मेथड है। अब इसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड, तो यूक्लिड डिवीजन मेथड में बनाने से पहले आप इसको कहीं बना लीजिए और इसी को लिखते जाइए। इसी के अनुसार बहुत आसानी होगी लिखने में। तो लिखिए यहाँ पे 54 इक्वल, देखिए 32 इंटू 1, 32 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर इसका कितना है 22। अगेन देखिए फिर ये 32 हम लोग लिखे, यानी कि यहाँ से ऐसे सोचिए, तो फिर हम लोग लिखेंगे 22 इंटू 1 प्लस 10। आगे बढ़ेंगे तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे 22 इक्वल 10 इंटू 2 प्लस रिमाइंडर कितना है 2 है। फिर आगे यदि हम लोग देखते हैं तो ये 10 इक्वल 2 इंटू 5 प्लस 0। देखिए यहाँ पे हम लोग का रिमाइंडर 0 आ गया।
तो ये हम लोग का क्या हो गया, HCF हो गया। एक और बात इसमें है, देखिए ये 10 यहाँ पे, ये 22 ऐसे और ये 32 ऐसे। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन मेथड। यूक्लिड डिवीजन मेथड कुछ नहीं है, बस इसी लॉन्ग डिवीजन मेथड का यह एक रिप्रेजेंटेशन है। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम आप लोग बना सकते हैं। कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो होगा तो मैं फिर से बनाऊंगा। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी उसे व्यक्त किया जा सकता है, या फैक्टराइज्ड, या उसका गुणनखंड किया जा सकता है एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी कि प्राइम नंबर्स के गुणनफल के रूप में। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये क्या होता है, यूनिक होता है। एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो चलिए कोई एक हम नंबर लेते हैं, कंपोजिट नंबर 48। यह कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कहने का मतलब जिसका हम फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी वो प्राइम नंबर ना हो। प्राइम नंबर नहीं है तो वो कंपोजिट है। तो 48 को जब हम लोग ऐसे फैक्टर इसका फाइंड आउट करते थे तो 2 24 हो गया, ये 2 से ये 12 हो गया, ये 2 से 6 टाइम्स में चला गया और 2 से ये 3 चला गया। तो देखिए यहाँ पे जो 2 है ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है और ये भी प्राइम नंबर है। यानी कि 48 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हम लोग एक्सप्रेस किए। तो देखिए 2 टू द पावर यहाँ पे 4 और इंटू 3 टू द पावर 1, यानी कि 48 इक्वल 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर n। इसी को कहा जा रहा है, ऐसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। कहीं कहीं आपको ऐसे 48 लिखा हुआ मिल जाएगा, 2 से डिवाइड किए तो क्या आया 24। फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए तो क्या मिला हम लोगों का 12। फिर यहाँ 2 से डिवाइड किए तो क्या मिला 6, और फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो क्या मिला हम लोगों का 3 मिला। ठीक है, 48 48 24 24 12 12 6 6 और ये 3। तो इस तरह कहीं कहीं ये दिखाया जाता है और कहीं कहीं इस तरह भी दिखाया जाता है। इसी थ्योरम को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। लेट P बी ए प्राइम नंबर। P क्या है, एक प्राइम नंबर है, एंड A बी अ पॉजिटिव इंटीजर। कहा जाता है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन यानी कि इम्प्लाइज P डिवाइड्स A, ये इसको डिवाइड्स करता है। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। जैसे मान ली कि 48 का हम लोग प्राइम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइज करते हैं, तो 2 यहाँ पे 24 हो जाएगा, 2 12 2 6 और ये 3। तो क्लियरली हम लोग लिख सकते हैं 48 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ये इसका प्राइम फैक्टर में हम इसको एक्सप्रेस कर दिए, जहां P ये हम इसको मान लेते हैं P1 P2 P3 P4 डॉट डॉट Pn तक। और ये एक हमारा इंटीजर क्या है 48 है। इस तरह हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कहा ये जा रहा है कि यदि P डिवाइड्स A स्क्वायर, तो देखिए 2 48 को डिवाइड कर देता है, या ये भी डिवाइड कर देगा, या ये भी डिवाइड कर देगा, 3 भी डिवाइड कर देगा 48 को। तो A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P A को भी डिवाइड करेगा। तो सीधी सी बात है कि यदि हम लोग 48 का स्क्वायर करें तो लिखेंगे 48 इंटू 48, ये स्क्वायर कर दिए तो इस साइड भी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखेंगे ये, और फिर या चूंकि स्क्वायर के तो फिर एक बार लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो P डिवाइड्स A स्क्वायर,
तो जाहिर सी बात है कि ये एक प्राइम नंबर है तो इसको भी डिवाइड करेगा। देखिए 2 लिए तो ये 24 से ये डिवाइड हो गया। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ, लेट ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर and P1, P2, P3 dot dot be the prime factors। then तब हम लोग क्या लिखेंगे, A इक्वल P1 इंटू P2 इंटू P3 डॉट Pn इक्वेशन 1। अब हमें क्या कहा जा रहा है, P डिवाइड्स A स्क्वायर, यानी कि इसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो ये भी ए स्क्वायर हो जाएगा और ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा। लिख देते हैं स्क्वायरिंग इक्वेशन 1। तो देखिए P डिवाइड्स ए स्क्वायर, चूंकि P डिवाइड्स ए स्क्वायर गिवन, ये दिया हुआ है P डिवाइड्स ए स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इम्प्लाइज P डिवाइड्स ए। चूंकि ये भी यूनिक ही होता है और वो भी किसको डिवाइड करेगा, ए को डिवाइड करेगा। हमें यही प्रूफ करना था। क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 4 3 2 1 plus 5 are composite numbers। क्यों है, इसे हमें एक्सप्लेनेशन करना है। तो हमने ये देखा कि कंपोजिट नंबर्स को हम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो यदि इसे हम रिप्रेजेंट करने में सफल रहे तो हम बोलेंगे कि कंपोजिट नंबर है, और इसे भी यदि हमने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तो ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है, यहाँ पे ध्यान रखिए प्रोडक्ट नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 13 जो ये कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 7 इंटू 11 इंटू और ये क्या हो गया 1, और फिर यहाँ पे प्लस 1। अब ये यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे, 13 खुद अपने आप में एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पर यदि इसको हम लोग सोल्यूशन करें तो 11 7 जा 77 और ये 1 78, और 78 को यदि फिर हम एज ए प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करें तो 2 3 9 और 3 से 13। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 13 टू दी पावर 2। तो कहा यूं जा गया कि इसे हम लोग कंपोज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में हमने व्यक्त कर दिया, इसलिए यह क्या है, कंपोजिट नंबर है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। तो इसे भी यदि ये कंपोजिट नंबर ही मिलेगा, जब ये कंपोजिट नंबर मिलेगा तो इसे हम एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर है। एक्सप्रेस each of the following integer as a product of its prime factor। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर से कन्वर्ट करना। तो हम लोग इस 2 1 जा 2, यानी कि 420 को हम लोग 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 के रूप में व्यक्त किया, जो कि सभी ये क्या है, प्राइम नंबर है। इसे हम
2 इंटू 3 इंटू 7 के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चूंकि इसे हम प्राइम फैक्टर के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, इसलिए ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। 420 क्या है, कंपोजिट नंबर है।